हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर ड्यूअल नेचर का। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेव नेचर की, मैटर के। तो मैटर का वेव नेचर वाला कंसेप्ट आया कहाँ से? भाई डी ब्रोगली का मानना था कि जो नेचर है वो सिमिट्री में बिलीव करती है। अगर रेडिएशन के दो नेचर हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो मैटर के भी दो नेचर होने चाहिए। पार्टिकल नेचर तो हम जानते ही हैं, उसका वेव नेचर भी होना चाहिए। और उसके लिए उसने एक इक्वेशन दी, देखते हैं वो क्या थी। देखो, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में पी। तो इस इक्वेशन में जो आपका लैम्डा है वो है वेव नेचर और जो पी है वो है पार्टिकल नेचर। इस इक्वेशन में ये है आपका वेव नेचर और ये है पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम बी और एच अपॉन में पी यानी कि मोमेंटम। पहले से जानते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी जो कि होती है हाफ एम वी स्क्वायर, उसका रिलेशन मोमेंटम के साथ बन सकता है ये। ठीक है, मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया, तो ऊपर क्या आ गया? मोमेंटम का स्क्वायर। तो मोमेंटम बन गया आपका अंडर रूट ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई में मास, जो भी चीज़ है वो, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेवलेंथ क्या है आपकी? h अपॉन में p इज इक्वल्स टू h अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वेवलेंथ आई आपकी ये। तो वेवलेंथ का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से आ गया। अब यहाँ बात ये है कि जो मैटर है, अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो वो वेव नेचर नहीं दिखाएगा। इस बात को ध्यान देना। अगर वो कोई वेलोसिटी कैरी करता है तो वो वेव नेचर दिखाएगा। और जब हम बात करते हैं उसकी वेलोसिटी की, तो यहाँ दो चीज़ें और आती हैं। एक तो है चेंज इन वेलोसिटी, जो इसका चेंज इन मोमेंटम बनाएगी, और एक है उसकी चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। और उसने ये भी कहा कि भैया चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन पोजीशन को साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर आप किसी मैटर के, पार्टिकल की वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी को जज करने जाते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। एक मिनट को पहले ये बताऊं मैं कि यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम था वो था मास इनटू वेलोसिटी। मास तो एक कांस्टेंट होता है, उसके आगे तो चेंज आएगा नहीं, इसलिए हम उसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले गए। ठीक है, अब चेंज इन पोजीशन को अगर हम देखने जाएं तो चेंज इन वेलोसिटी बदल जाती है, और चेंज इन वेलोसिटी को देखने जाएं तो चेंज इन पोजीशन बदल जाती है। लेकिन दोनों को एक साथ मेज़र करना मुश्किल हो गया था। ठीक है,
तो यहाँ हमने कहा कि भैया ये एक मिनट रुको, ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। चेंज इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच। एच यहाँ पे वही तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट है अपॉन में 4πm। ठीक, तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन समझ में आ गई। डी ब्रॉगली की इक्वेशन का रिलेशन निकल गया। अब बात हम कर रहे हैं तीसरी चीज की, क्या काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन है टेम्परेचर के साथ? बोलो। एक हमने वोल्ट मास कांस्टेंट के साथ पढ़ा था रिलेशन 11th क्लास में, क्या था वो? बोलो। 3/2 वोल्ट मास कांस्टेंट T और काइनेटिक एनर्जी ये भी होता है 12mv², है ना। अभी पीछे हमने इक्वेशन बनाई थी लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में अंडर रूट क्या था 2km। तो अब काइनेटिक एनर्जी की जगह हम रख सकते हैं kBT। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर और वेवलेंथ का रिलेशन देखें तो वो इनवर्स आता है। ये भी एक रिलेशन बन चुका है। तो वेवलेंथ का रिलेशन टेम्परेचर के साथ है, वेवलेंथ का रिलेशन वेलोसिटी के साथ है, काइनेटिक एनर्जी के साथ है, और बस। तो यहाँ पर हमने ये रिलेशन देखा आपका वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन में पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन में अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास इज इक्वल्स टू एच अपॉन में 2 kBT इनटू में मास हाफ kBT। हाँ ठीक है, हाँ 3/2 kBT। सॉरी यहाँ पे भी गलत लिख दिया, 3/2 kBT या 3 kBT। ठीक, तो ये रिलेशन निकल कर आया वेवलेंथ का मोमेंटम से, वेलोसिटी से, काइनेटिक एनर्जी से और टेम्परेचर से। ये हाइपोथेसिस तब तक रहा जब तक एक एक्सपेरिमेंट नहीं आया जिसमें हमने इसको प्रूफ कर दिया। पहले डी ब्रॉगली की इक्वेशन को हाइपोथेसिस कहा जाता था, मतलब ये प्रूफ नहीं हुआ था। प्रूफ किसने किया? जर्मर और डेविसन के एक्सपेरिमेंट ने। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, पहले मैं एक एक करके वो इसके पहले कंपोनेंट समझ लूँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको समझो, यह है हाई टेंशन सोर्स। हाई टेंशन सोर्स मतलब एक बड़ी बैटरी, ठीक है, 1000 से 10,000 वोल्ट के आसपास की, ठीक है। ये रजिस्टर लगा हुआ है उस पर, उस बैटरी को कनेक्ट किया गया लो टेंशन सोर्स से और इसे कनेक्ट किया गया एक फिलामेंट से। ये फिलामेंट हीटिंग से थर्मल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना चालू कर देता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, इसके लिए मैंने एक पॉजिटिव पैसेज लगाया है। ए से दिखाते हैं, इसे एनोड भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब ये पॉजिटिव पैसेज इसको अपनी तरफ खींचता है और इसकी स्पीड तेज कर देता है और यहाँ पे इसको स्ट्राइक करने देता है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को तेज़ करने के काम आता है ये एनोड।
एक बात। दूसरी बात, जब ये यहाँ से आता है और इस पर स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन की बीम इस मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करती है। ये मेटल जो बना है आपका वो निकल का बना है, ये निकल का टारगेट है। ठीक है, निकल एक हैवी मेटल है। एक तो मैं इसमें डिफ्लेक्शन साफ देख सकता हूँ क्योंकि इनके बीच में गैप अच्छा होता है। देखो ऐसा दिखेगा आपको हैवी मेटल ये इस तरीके से पार्टीशन हुआ होगा। और मतलब ये तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा तो नहीं होगा। अभी साइज़ बताऊंगा तो पता चलेगा कितना छोटा है ये होगा आपका डी। ठीक है, डी निकल के लिए डी है 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये भी बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, डिफ्रैक्शन में काम आएगा। तो एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन इस निकल को यानी कि इतने हैवी मेटल को स्ट्राइक करके बाउंस बैक ही होगा, इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसने कहा कि भैया यहाँ पे टकराया। अब मैं दो केस ले सकता हूँ, एक तो इसको घुमाऊँ, ठीक है, एक बार ऐसे लूँ, एक बार ऐसे लूँ, एक बार ऐसे लूँ, या एक रोटेटिंग कलेक्टर लगा दूँ जो इस इलेक्ट्रॉन की बीम को कलेक्ट करे और उसे कन्वर्ट करे करंट में या पोटेंशियल में, उसे कन्वर्ट करे करंट में या पोटेंशियल में। ठीक है, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट किए हुए चैम्बर के अंदर हो रहा है। अब हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम भेजी, वो स्ट्राइक करी और यहाँ नीचे आई और कलेक्टर पे कलेक्ट हुई, हो गई कलेक्टर पे कलेक्ट। जब ये कलेक्टर पे कलेक्ट हुई तो यहाँ पर एक ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर इसने रीडिंग दी और हमें अलग अलग पोटेंशियल दिखाए, जैसे 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, और उसके हिसाब से हमने इनका डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया। क्या बनाया कि कितना डिफ्रैक्शन हो रहा है। देखो हमने एक ग्राफ बनाया जिसमें हम डिफ्रैक्शन देख रहे हैं इंसिडेंट रेडिएशन का। ठीक है, पहला लिया हमने 40 वोल्ट पे, तो ये कुछ ऐसा बना। फिर दूसरा लिया हमने 44 वोल्ट पे, वो थोड़ा सा पीक और बना, तो हमने सोचा और पोटेंशियल बढ़ाते हैं। फिर तीसरा लिया 50 वोल्ट पे और थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा, और थोड़ा सा ये जो ग्राफ था वो और किंक हो गया। फिर हमने लिया 54 वोल्ट पे, तो साफ दिखाई दे रहा है जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। एक मिनट रुको, और इस 54 वोल्ट पर जो ग्राफ बना वो ये बना। ठीक है, फिर और बढ़ाया कि भाई अभी तक तो इंक्रीज ही कर रहा है। हम 58 पे गए, हम 60 पे गए, तो देखा कि ये जो पहले किंक आया था वो खराब होने लग गया। तो सबसे ज़्यादा जिस पोटेंशियल पे आया वो था आपका 54 वोल्ट। जो एंगल आया इंसिडेंट रेडिएशन के साथ वो फाई था आपका 50। डिग्री। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ पर ये थीटा ले रखा है इसने,
चलो ठीक है, थीटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये थीटा आया आपका 50 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक रे ऐसे एक टेंजेंट के लिए सीधी लाइन यहाँ खींच दूँ, तो वो कहता है कि भैया ये थीटा है, ये फाई है और ये भी फाई है। तो ये तो दिखाई दे रहा है आपको टोटल एंगल 360 है। थीटा फाई प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस फाई सॉरी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। थीटा कितना है भैया आपका 50 डिग्री, 2 फाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50, तो फाई कितना आ गया 65 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन की। यहाँ जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आया उसके लिए जो वेवलेंथ है आपकी वो 2d साइन थीटा फॉर्मूले को मानेगी, ठीक है। ये हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था। तो आपकी जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी 2d है 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग और साइन आएगा आपका 65। तो ये वेवलेंथ आई कितनी, इन सबको सॉल्व करें तो 0.166 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। कितने वोल्ट के लिए, 54 वोल्ट के लिए। और अगर हम डी ब्रॉगली की जो बात करी थी हमने उसको हम कैलकुलेट करें तो ये वाली बात, इसका हम पोटेंशियल के साथ रिलेशन निकाले तो वो क्या आता है, देखते हैं क्या आता है। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ तो वो आता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है EV0, ठीक है। अच्छा, और अभी हमने आपको बताया था कि लैम्डा होता है H/2 मास काइनेटिक एनर्जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पर हम वैल्यू रखें इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है यहाँ पे EV0। अब मेरी बात सुनो, H की वैल्यू हम जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी हम वैल्यू जानते हैं। बचा हमारा सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 √V0 नैनोमीटर या 1.227 आर्मस्ट्रॉन्ग, एक ही बात है। अगर मैं यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल 54 वोल्ट लेता हूँ तो वेवलेंथ कितनी आती है, .167 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो इस कैलकुलेशन के बहुत पास है 0.166। तो एक्सपेरिमेंटली जो हमने कैलकुलेट किया वो वही वैल्यू है जो डी ब्रॉगली के कंसेप्ट से काफ़ी मैच कर रही है। ये है 0.166 और थियोरेटिकली डी ब्रॉगली ने क्या कहा था 0.167, ठीक है। तो जर्मर और डेविसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बता दिया कि जो कैलकुलेशन डी ब्रॉगली करना चाह रहे थे वो ठीक थी, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन वाली बात समझ आई। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। एक ये सारी वैल्यू याद रखना, 54 वोल्ट ये मैक्सिमम कंडीशन है। फॉर मैक्सिमम आपका पोटेंशियल आया था 54 वोल्ट, आपका थीटा आया था 50 डिग्री, आपका फाई आया 65 डिग्री, और क्या है वेवलेंथ आई 1.66 आर्मस्ट्रॉन्ग,
बेटा ये पॉइंट ध्यान देना, ये 0.11 है या 1.66 है, एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं, गलत हो जाएगा क्या फ़ायदा। 0.11 ठीक बता रहा था मैं। ठीक है, और ये भी ठीक कर लो, डेसिमल यहाँ नहीं है, अभी एनसीईआरटी में देखा तो डेसिमल यहाँ है, तो इसका डेसिमल और पीछे चला जाएगा। अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी आपका समाप्त होता है, डिवीज़न और जर्मर एक्सपेरिमेंट का, और डी ब्रॉगली की वेवलेंथ का। डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ की इक्वेशन है वो हमें मैटर के वेव नेचर को समझाती है, और मैटर का पार्टिकल नेचर पहले से ही था, तो ये हमें मैटर का ड्यूअल नेचर का कंसेप्ट क्लियर करती है। ठीक है, रेडिएशन का ड्यूअल नेचर देख लिया, मैटर का ड्यूअल नेचर देख लिया, यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त। ठीक है, टॉपिक वाइज।